चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ मैं हूँ आपकी तनुजा दीदी। आज आपको मैं कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें बताऊंगी और आपको एक नया लेख सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है पृथ्वी का छोर कहाँ है। इसे लिखा है पावेल कृषांत सेव ने और इसे हमने लिया है अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक बाल पत्रिका कोपल से। तो सुनिए यह लेख, पृथ्वी का छोर कहाँ है। वसंत ऋतु में खुले मैदानों में कितना अच्छा लगता है। फूलों की सुगंध आती है, हवा बिल्कुल साफ होती है और चारों ओर दूर दूर तक सब दिखाई देता है। अगर किसी टीले पर चढ़ जाओ और भी दूर तक दिखाई पड़ता है, दूर वहाँ जहाँ खेत खत्म हो रहे हैं और आगे जंगल है, पास ही झील चमक रही है, पल खाती राह चली गई है। वहाँ आगे फिर खेत है, मैदान है, इनके आगे शायद जंगल होगा, सड़कें, झीलें, नदियाँ और नगर होंगे। लगता है कि पृथ्वी एक बहुत बड़े सपाट थाल जैसी है, लगता है ना। ऊपर से आकाश ने एक विराट छत की तरह इस थाल को ढक रखा है। दिन में यह छत आसमानी होती है, रात में काली, और तब उस पर तारे चमकने लगते हैं जैसे कि बहुत दूर कहीं जलती हुई बत्तियाँ। लगता है कि यह छत विशाल गुंबद है और इस गुंबद के सिरे सपाट थाल पर पृथ्वी पर कहीं टिके हुए हैं। और यदि हम देर तक पृथ्वी पर एक ही दिशा में चलते जाएं तो उस स्थान तक पहुंच जाएंगे जहां धरती और आकाश मिलते हैं। तुमने शायद वह बौने घोड़े की कहानी सुनी हो कि कैसे वो इवान को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले गया जहां धरती और आकाश मिलते हैं, और बस फिर इवान आकाश पर उड़ने लगा। कितना अच्छा होता अगर सचमुच ही ऐसा होता। तुम पृथ्वी पर चलते जा रहे हो, फिर पहाड़ पर चढ़ जाते हो, कोई छोटी सी नाली लांघते हो और आगे बादलों पर चलने लगते हो, ऊपर से जंगलों मैदानों का नजारा देखते हुए और उनके बीच अपना घर ढूंढते हुए। अफसोस, मगर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि यह संभव है। पूरी गंभीरता से वो ऐसा ही सोचते थे। उन्हें विश्वास था कि आकाश एक बहुत बड़ा उल्टाया हुआ प्याला है और पृथ्वी विराट थाल है जिसका छोर भी है, जैसे कि हर थाल का होता है। बेशक उन्हें यह जानने का बड़ा कौतूहल था कि वहाँ पृथ्वी के छोर के पार आसमान में उस ओर क्या है। लेकिन बहुत दूर दूर तक जाने पर भी लोगों को पृथ्वी का छोर कहीं दूर तक नजर नहीं आया। तब लोगों ने यह सोचा कि हो ना हो यह थाल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक बड़ा है। शायद इसके छोर बहुत दूर कहीं ऊंचे पहाड़ों, जंगलों या समुद्रों के पार हैं और बौने घोड़े पर सवार होकर ही वहां पहुंचा जा सकता है। उधर लोगों के मन का कौतूहल भी शांत नहीं हो रहा था। वे सोचते थे हर थाल किसी न किसी चीज पर टिका होता है। आखिर थाल यूं अपने आप हवा में ही तो लटका नहीं हो सकता, तो फिर पृथ्वी जो एक थाल की तरह है किस चीज पर अटकी हुई है। यह तो हंसी की बात लगती है। पृथ्वी भी किसी न किसी चीज पर टिकी तो जरूर होगी, लेकिन कैसी है वो टेक यह किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था। ऊपर से भूचाल भी आते थे, तब पृथ्वी डोलने लगती, पहाड़ चटकने लगते और ढह जाते, समुद्र से भीमकाय लहरें उठती थी। लोगों को यह दशा वैसी होती थी जैसे कि रजाई पर बिलौटों की होती अगर तुम रजाई के तले अचानक से करवट ले लो। लोगों ने यह सोचा कि पृथ्वी किन्हीं शक्तिशाली जीवों की पीठ पर टिकी हुई है। जब तक ये जीव सोते रहते हैं तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही वे जागकर हिलने डुलने लगते हैं वैसे ही भूचाल आने लगते हैं।
तब लोगों ने यह तय किया कि पृथ्वी 3 विराट व्हेलों पर टिकी हुई है। व्हेल से बड़ा जीव तो संसार में कोई और है ही नहीं। लेकिन यदि पृथ्वी व्हेलों पर टिकी हुई है तो फिर व्हेल किस पर टिके हुए हैं? व्हेलें समुद्र में तैरती हैं। लोग अपने ही सवालों में गुम हो जाते और अपने आप को जवाब देते। व्हेलें तो सदा ही तैरती रहती हैं। तो फिर समुद्र कहाँ तक फैला हुआ है? पृथ्वी पर समुद्र फैला हुआ है और पृथ्वी व्हेलों पर। कुछ बात नहीं बन रही थी। सो लोग कहने लगे कि पृथ्वी 3 व्हेलों पर टिकी हुई है। बस बात खत्म। अगर तुम्हें इतने से संतोष नहीं होता तो जाओ और जाकर खुद देख लो। अब तो ये कहानियाँ हमें हास्यास्पद लगती हैं, लेकिन तब लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते थे। किसी को कुछ पता जो नहीं था और किसी से पूछ भी नहीं सकते थे। प्राचीन युग में लोग पृथ्वी पर बहुत दूर तक जा नहीं सकते थे। तब न सड़कें थीं, न मोटर गाड़ियाँ, न जहाज, रेलगाड़ियाँ और हवाई जहाजों की तो बात ही छोड़ दो। इसीलिए व्हेलों की बात परखने के लिए पृथ्वी के छोर तक कोई नहीं पहुंच पाता था। फिर भी धीरे धीरे लोग यात्राएं करने ही लगे। ऊंटों पर बैठकर वे दूर दूर तक जाने लगे। बड़ी बड़ी नावों में नदियों और समुद्रों में जाने लगे। अब रास्ते से भटक न जाएं, इसके लिए लोग अपने पांवों तले नहीं, आसमान को देखने लगे। समुद्र में जहाँ चारों ओर पानी और पानी के अलावा कुछ नहीं होता, रास्ता कैसे ढूंढा जाए? या फिर रेगिस्तान, वहाँ पर भी चारों तरफ बस रेत ही रेत होती है। सूर्य, चंद्रमा और तारे तो सभी जगह नजर आते हैं। समुद्र में भी, रेगिस्तान में भी, उन्हें जंगल में भी देखा जा सकता है, पहाड़ों के बीच गहरे खड्डों के तलों से भी, और वे सदा अपने स्थान पर ही होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और तारे आकाश पर सदा एक ही तरह से चलते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि सूर्य उल्टी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगे, या फिर चंद्रमा उगे और आसमान पर एक ही जगह खड़ा हो जाए, तारे अपनी जगह से हटकर कहीं और चले जाएं। दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष सूर्य, चंद्रमा और तारे आकाश पर एक ही गति से चलते रहते हैं, जैसे कि घड़ी की सुइयां। पृथ्वी पर चाहे कुछ भी हो, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, सूर्य, चंद्रमा और तारे आकाश पर एक समान गति से चलते रहते हैं। तब लोगों ने यह सोचा कि हो न हो आकाश के पीछे कोई बहुत जटिल यंत्र छुपा हुआ है। शायद यह यंत्र घड़ी जैसा है। वहाँ पहाड़ जितने बड़े दांतेदार चक्के घूमते होंगे और वे पृथ्वी के ऊपर तारों भरे इस आकाश को घुमाते होंगे। आकाश भी तो बड़ा भारी है। इतना बड़ा जो है, कितना अच्छा हो अगर पृथ्वी के छोर तक पहुंचकर आकाश में छेद कर लिया जाए और देखा जाए कि उसके पार क्या है। कितना रोचक होगा वहाँ सब। हंसो नहीं, कभी लोग सचमुच आकाश के उस पार के इन विराट चक्कों पर विश्वास करते थे। खैर, जो भी हो, लोग इस बात के आदी हो गए थे कि आकाश पर सदा अटल व्यवस्था रहती है, कि खगोलीय पिंडों पर भरोसा किया जा सकता है, वे कभी दगा नहीं देंगे। इससे लोगों को दूर दूर की यात्राएं करने में मदद मिलती थी। उदाहरण के लिए रोजाना डूबते सूरज की दिशा पर बढ़ते हुए पथिक जानते थे कि वे एक ही दिशा पर जा रहे हैं और बेशक कभी भी भटकते नहीं थे। यह मत भूलो कि तब तक कंपास नहीं था, न मानचित्र और न ही प्रकाश स्तंभ। तो इस तरह तारों को देखकर यात्रा करते हुए लोगों का ध्यान एक विचित्र बात की ओर गया। ऐसा होता कि लोग अपने गांव से ऊंटों पर सवार होकर लंबी यात्रा पर निकले और उन्होंने किसी चमकते तारे को अपना पथ प्रदर्शक मान लिया। अब वे चलते जाते हैं, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता भर, और देखते हैं कि हर अगली रात को वह तारा क्षितिज से अधिक ऊपर दिखाई देता है, जैसे कि पथिक सपाट मैदान पर नहीं चल रहे हैं बल्कि एक विशाल ढलवां टीले पर चढ़ रहे हैं और उन्हें टीले के पार अधिक ही अधिक दूर का दृश्य दिखाई दे रहा है। जब वे घर लौटते हैं तो तारा हर रात को पहले से नीचे नजर आता है, मानो
वे उससे दूर टीले के पीछे जा रहे हो। सो लोगों ने सोचा इसका मतलब है कि पृथ्वी उभारदार है, औंधे रखे किसी विशाल कड़ाहे की भांति। मजे की बात तो यह है कि समुद्र में जल भी उभारदार निकला। नौयात्रियों ने ही नहीं बल्कि सागर तट पर रहने वाले लोगों ने भी यह बात देखी। वे समुद्र में जाते जहाज को देखते। पहले तो सारा का सारा जहाज नजर आता, फिर उसके केवल पाल ही नजर आते और फिर मस्तूलों के ऊपरी सिरे ही, और अंततः पूरा जहाज ओझल हो जाता, जैसे कि उसने कोई पहाड़ पार किया हो और उस पार की ढलान पर उतर गया हो। तुम स्वयं भी समुद्र या झील के तट पर यह बात देख सकते हो। हाँ, पानी में ऊंची लहरें नहीं उठ रही होनी चाहिए और पानी के पास झुककर जहाज को देखना चाहिए। जहाज जब 5-1 किलोमीटर पर दूर चला जाएगा तो उसका निचला हिस्सा पानी के पीछे छिपने लगेगा। 10 किलोमीटर दूर निकल जाने पर जहाज पूरी तरह ओझल होगा। इसीलिए दूरबीन से देखने पर ही तुम्हें यह सब नजर आएगा अच्छी तरीके से। प्राचीन युग में लोगों के लिए इस विचार का आदी होना बहुत कठिन था कि समुद्र उभारदार है। वे तो सदा ही यही देखते आए कि पानी जब भी बिखरता है समान और सपाट फैलता है, लेकिन इस बात पर उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। सो अब लोग यह मानने लगे हैं कि पृथ्वी सपाट थाल नहीं बल्कि गोलार्ध है, जिस पर पता नहीं कैसे समुद्र पोत दिए गए हैं। परंतु गोलार्ध के भी सिरे होने चाहिए। लोगों ने ये समुद्रों की यात्राएं की, दूर दूर के देशों में गए, लेकिन पृथ्वी का छोर किसी को कहीं पर भी झलक मात्र भी देखने को नहीं मिला। एक और बात थी जिस पर लोगों को बहुत दिमाग लड़ाना पड़ रहा था। सूर्य, चंद्रमा और तारे तो रोज कहीं डूब जाते हैं, पृथ्वी के छोर के पीछे डुबकी लगाते हैं और अगले दिन दूसरी ओर से निकल आते हैं, तो भी कभी नहीं हुआ कि वे उन स्तंभों में फंस गए हों जिन पर पृथ्वी टिकी हुई है। तारे भी सदा सभी अपने स्थान पर होते हैं। सूर्य और चंद्रमा को भी कभी भी पूरब में उगने में देरी नहीं होती। लगता है पृथ्वी के तले जहाँ ये खगोलीय पिंड गुजरते हैं कुछ भी नहीं है। तब लोगों ने यह सोचा कि यह भी तो हो सकता है कि कोई स्तंभ विस्तंभ हो ही ना। पृथ्वी गोलार्ध नहीं गोला है। यह गोला किसी पर भी टिका नहीं हुआ है बल्कि किसी जादुई बल से लटका हुआ है। अगर ऐसा मान लिया जाए तो सभी पहेलियां आसान से बूझी जा सकती हैं। पृथ्वी का छोर क्यों नहीं है? सूर्य क्यों कहीं फंसे बिना रात को पृथ्वी के नीचे से गुजर जाता है? बस एक ही बात समझ में नहीं आती थी कि पृथ्वी के दूसरी ओर लोग कैसे चलते हैं। वहाँ तो उनका सिर नीचे और पैर ऊपर होता होगा। सैकड़ों साल बीतने पर भी लोग ऐसे बड़े बड़े जहाज बनाना सीख पाए जिन पर महासागर पार किए जा सकते थे। अब लोगों ने सारी पृथ्वी का चक्कर लगाया तो उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि पृथ्वी एक गोला है, और वे यह भी समझ गए कि पृथ्वी पर कोई भी सिर नीचे पांव ऊपर करके नहीं चलता है, क्योंकि पृथ्वी ही सदा नीचे होती है। अब तो हम सब बचपन से ही जानते हैं कि पृथ्वी एक गोला है। हर स्कूल में अब ग्लोब है, लेकिन जरा सोचो कि पहले लोगों के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना कितना कठिन था। तो बच्चों, ये था लेख पृथ्वी का छोर कहाँ है। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल, और इस लेख को हमने लिया था अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक पत्रिका कोपल से। यह लेख आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी जानकारी या फिर किसी अच्छी सी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी तनुजा दीदी को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल।
रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।